गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है सेट 7 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारे नोट्स होते हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी। लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर सर्च करो इकोनॉमिक्स ईजी तो आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हम सारे के सारे नोट्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो राइट हैंड साइड पर निकल के आ रही है वो आ रही है, तालिबान ने क्लेम कर लिया है पूरी तरीके से पूरे अफगानिस्तान को। कल की न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था कि अभी पंजशीर वैली है जिसमें अभी तालिबानों ने अभी कब्जा नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजशीर वैली जब पिछली बार मतलब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी का कब्जा था, उन दिनों भी कुछ खासा इन्होंने कर नहीं पाया था। और उसके बाद जब 20 साल तक यूएस की आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय थी तो भी यूएस की आर्मी यहाँ वाले चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जो तालिबान है इन्होंने पूरी तरीके से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हमने जो पंजशीर वैली है उसको पूरी तरीके से जो है घेर लिया मतलब उस पर कब्जा कर लिया है। अभी क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले जो ये पंजशीर वैली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इन्होंने यूएस से हेल्प मांगी, बड़ी बड़ी कंट्रियों से हेल्प मांगी कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, असिस्ट करो कि तालिबान यहाँ पर कब्जा ना करे, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं कर पाई। फाइनली अब हम कह सकते हैं कि जो काबुल के ऊपर जो हमारे पास एक छोटी सी वैली थी पंजशीर वैली, वो भी जो है हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब अफगानिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। अब अफगानिस्तान में पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो आप कह सकते हो कि तालिबानी ग्रुप का है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, ये मैंने कल भी कवर की थी। 11 मोर शो निम्फा सिम्टम्स एट 251 कॉन्टैक्ट्स ऑफ विक्टिम ट्रेस्ड। आपको याद होगा कल एक 12 साल का लड़का था जिसके निम्फा वायरस से जो है वो डेथ हो गई थी, और उसको किस तरह से उसकी बॉडी को डंप किया गया था वो सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी। तो एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पर जो निम्फा वायरस है वो बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उस लड़की को जिसकी एज 12 साल है उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन वो सेम वायरस निम्फा वायरस 11 और लोगों के अंदर पाया गया है। और जो वो लड़का 12 साल का था वो 251 लोगों के कांटेक्ट में आया था। अब इन सभी लोगों के ऊपर रिसर्च कराई जा रही है कि क्या इनके ऊपर वायरस का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या ये वायरस ट्रांसमिट कितनी तेज़ी से हो रहा है। जैसे कोविड का वायरस था, क्या वो उतनी ही तेज़ी से यहाँ भी ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो निम्फा वायरस ये रहा। देखो, निम्फा वायरस का बेसिकली आपका अगर मैं बोलूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 में भी हेल्थ को लेकर। ठीक है, तो निम्फा वायरस जिसको शॉर्ट में एनआईवी बोलते हैं, इसमें क्या है, ये एक जेनेटिक वायरस है जो कि एक एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, फिर इंसान टू इंसान में ट्रांसमिट होती है। जो निम्फा वायरस है ये आपका आरएनए टाइप का वायरस है जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये सबसे पहले मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 में पाया गया था। और ये ज़्यादातर जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, और खासतौर पर ये डॉग में, कैट में, गॉट यानी बकरी, हॉर्स और शीप इन सब में भी पाया जाता है। और ये जो होता है ये चमगादड़ों से भी फैलता है जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस या फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो इनका सलाइवा होता है या जो इनके मलमूत्र होते हैं या फिर कह लो कि इनके बर्थ फ्लूइड होते हैं, इनके अंदर ये जो वायरस है ये पाया जाता है और इस तरीके से ये पूरे में ट्रांसमिट हो जाता है। इसके जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको थोड़ा सा कफ होगा, आपको थोड़ा सा मेंटल डिसेबिलिटी नज़र आएगी, आपको माइल्ड फीवर होगा। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं। और ये निम्फा वायरस को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा कायोटिक सिचुएशन चल रही है, बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कोविड की तरह निम्फा वायरस भी पूरे भारत भर में फैल जाए। तो अभी तो एक की डेथ हुई है, लेकिन 11 लोग और उसी तरह के सिम्टम इसमें नज़र आ रहे हैं। जो वो लड़का है वो कई लोगों से कॉन्टैक्ट में आया था, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और ये हमारे केरला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया गया है। ठीक है, केरला में ये चीज़ पाई गई है। ठीक है, पिछली बार भी काफ़ी साल पहले भी ये सेम केस केरला के ही अंदर पाया गया था। अभी भारत के सभी राज्यों के अंदर ये केस देखने के लिए अभी नहीं मिले हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो लिखा हुआ है फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाई सितंबर 13 सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर्स। अब आपको मैं बताता हूँ ये जो ट्रिब्यूनल है एक नया वर्ड आ रहा है, पहले पूरी केस को सुन लो। केस ये है कि आप जानते हैं जो एनवी रमना है इन्होंने कई सारे ड्रास्टिक चेंज किए। इनका मुद्दा ही जब ये बने ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनका पहला मुद्दा यही था कि जितने भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला केसेस पेंडिंग इसलिए चल रहे हैं बिकॉज जो हमारे जजेस हैं उनकी संख्या कम है, मतलब कई सारी वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी इन जजेस की। तो इनका सबसे पहला फोकस हुआ कि अगर इस देश में हमें पूरी फेडरलिज्म लाना है तो ऐसे केस में जो कोर्ट केसेस हैं उनकी प्रोसीडिंग को फास्ट करना पड़ेगा, जिसके चलते जितने जजेस की वैकेंसीज खाली पड़ी है उनको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा 9 जजेस की इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसीज खाली पड़ी थी उनको फिलअप किया। अब इनका टारगेट है ट्रिब्यूनल्स पे कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको फोकस किया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या होता है ना, लेट सपोज कि मेरा और आपका डिस्प्यूट हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि हम सीधा हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। हम पहले एक छोटे लेवल पर
कोर्ट पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमारे कोर्ट का निपटारा, जो हमारा केस का निपटारा है वो होगा या नहीं होगा, और क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पड़े हुए आपके छोटे छोटे केसेस के लिए, ऐसा थोड़ी होगा कि हाई कोर्ट खोल के बैठेगा। तो ऐसे में हम क्या करें, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ट्रिब्यूनल इज़ जस्ट लाइक अ कोर्ट, जहाँ पर हमारी सुनवाई होगी और हम वहाँ पर अपने मामले की सुनवाई करवाएंगे, और अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम स्टेट कोर्ट पर जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट पर जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर आएंगे। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। तो ट्रिब्यूनल में आज की डेट में जो जितने छोटे छोटे केसेस है वो ट्रिब्यूनल में निपटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट है इनके नंबर ऑफ केसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और इनमें सीवियर केसेस ही जाते हैं, छोटे छोटे केसेस इनके अंदर नहीं जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहा ही जा रहा है कि अभी ट्रिब्यूनल के अंदर जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनको सेंटर फिलअप करने की बात कर रहा है, और 13 सितंबर तक यहाँ पर फिलिंग की बात की जा रही है कि 13 सितंबर तक यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनको फुलफिल कर देना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। चलिए ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें बताते हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है। ये देखें, ट्रिब्यूनल जो है हमारे जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जजमेंट और केसेस की हम बात करते हैं। देखो ट्रिब्यूनल कह लो या जुडिशरी कह लो, सबसे पहली बात ये है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा, क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब कि लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया गया। ट्रिब्यूनल का जो वर्ड है उसका मेन चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह का मजिस्ट्रेट होता है जो कि सारे के सारे डिसीजन लेता है, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनके ऊपर डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। ये रोमन ऑफिशियली के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। अब जो ट्रिब्यूनल है, ये जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जजेस होते हैं जो कि देखते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, ताकि केसेस हाई कोर्ट वगैरह के अंदर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इतने सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, उसमें एक नया केस जुड़ जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा है, नीड ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दो कोर्ट होते हैं वो इनकी हायरिंग को लेने से मना कर देते हैं, या कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ट्रिब्यूनल के अंदर आपको थोड़ा सा क्विक डिसीजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। देखो 320A बताता है कि ट्रिब्यूनल का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, और 323B बताता है कि ट्रिब्यूनल के जो अदर मैटर है उनमें किस तरह से यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो हम अपने पास वैकेंसीज को फिलअप कर रहे हैं तो वो हमारे कौन से आर्टिकल में आएगा? दैट इज़ आर्टिकल 323A, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूनल की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होंगी वो आर्टिकल 323A के अंदर कवर अप की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से मैटर्स को उठाता है? ये टैक्सेशन के मैटर को उठाता है, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मैटर्स को उठाता है, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज को उठाता है, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ये सारे के सारे जो केसेस हैं इनको उठाने का ये लोग काम करते हैं। लोग नहीं बल्कि ये ट्रिब्यूनल काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रिब्यूनल एक छोटी कोर्ट होती है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को अपने लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ट्रिब्यूनल को लेकर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज तो पूरा यहाँ पर कवर हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पेज पर चलते हैं। यहाँ भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हम उस पर जो है वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी अभी सेकंड केस में कुछ खास नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें भी कुछ खास नहीं है। आज का न्यूज़पेपर है बहुत मज़ेदार। यहाँ पर देखो, ये आपका आ गया एडिटोरियल सेक्शन। अब एडिटोरियल सेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? सबसे पहली बात, एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं। फ्रॉम फाइटर टू रूल। अब ये फ्रॉम फाइटर टू रूल क्या बोला है कि जैसे इस टाइम क्या चल रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबानी लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, तो इससे हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। मतलब खासतौर पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अभी पंजशीर वैली बचा हुआ था, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया अपने पास। तो क्या है कि अभी बात ये उठ रही है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी का ग्रुप है। तालिबानी एक तरह का, मैं तो यही कहूँगा कि टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। ये पाकिस्तान से मिलकर कहीं ना कहीं इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये अपना कब्जा करना चाहेंगे। कब्जा नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि हाँ, टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहेंगे, और ये बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं है। तो इंडिया के लिए बहुत एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गया जब से तालिबानी ग्रुप ने यहाँ पर कैप्चर किया, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको इस एडिटोरियल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इतना ही खास है, ठीक है। और आप जानते हो कि किस तरह से अशरफ गानी जो थे प्रेसिडेंट काबुल के, वो यहाँ से जो है छोड़ के चले गए। मतलब एक कहता है ना कि एक जो मुखिया होता है ना, उससे बहुत चीज़ें होती है। अगर मुखिया जड़ से बैठा हो ना और डट के खड़ा हो कि नहीं हम उसका सामना करेंगे, तब इंसानों में हिम्मत आती है वहाँ के लोगों में। लेकिन जब मुखिया ही भाग गया अपनी जान बचा के, तो उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि देश का क्या हुआ, ठीक है।
चलिए एक एडिटोरियल यहाँ पर आया था, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट NMP। अभी क्या बात बोल रहा है, आपको याद होगा एसेट्स मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के बारे में मैं काफ़ी दिनों से बात करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने जो पुराने जो एसेट्स हैं जिनका वो यूज़ नहीं कर रही है उनको वो लीज पे उठाना चाह रही है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और पैसा रेज करना चाह रही है। इसके लिए मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान देना, एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर। वैसे मैंने कल आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल बताई थी, आज मैं आपको पिक्चर के थ्रू इसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका एसेट मोनेटाइजेशन, ये देखो गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर जो पैसे इकट्ठा करेगी तो कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा, तो देखो रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए आएंगे, ठीक है। और ये 50 स्टेशन होंगे जिसमें 150 पैसेंजर ट्रेन होंगी, इनको क्या करेगा, मोनेटाइज कर देगा। टेलीकॉम सेक्टर से 40,000 करोड़ आएंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे से 30,000 करोड़ आएंगे। अच्छा रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो हाईवेज वगैरह है ना, ये 7,000 किलोमीटर का जो हाईवे तक के जो हाईवेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे और उनसे हम लीज कलेक्ट करते हैं जहाँ से 30,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे। पावर से 27,000 करोड़ मिलेंगे, यूथ स्पोर्ट्स अफेयर से 20,000 करोड़ मिलेंगे, सिविल एविएशन से 20,000 करोड़ मिलेंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से 17,000 करोड़ मिलेंगे, शिपिंग से 4,000 करोड़ मिलेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि कहाँ कहाँ से पैसा जो है वो रेस किया जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये रोड से 26,700 किलोमीटर का जो हाईवे है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा कुछ सालों के लिए। तो ये सारे आपको दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से जो पैसे हैं वो कलेक्ट यहाँ पर किए जाएंगे। देखो पूरे मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ, अब आपको आई थिंक ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे नए व्यूवर्स भी हो सकते हैं, ये एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स रखे हुए हैं जिनका वो यूज़ नहीं कर रही है, तो उन एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, हम उधार में दे देंगे, यानी रेंट पर दे देंगे, बोले तो लीज पर दे देंगे। और इस स्कीम को बोला जाता है एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम। देखो अगर मुझसे आप पर्सनली पूछो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट के पास जो बेकार के एसेट्स पड़े हैं उनको लीज पर दे दिया, इससे गवर्नमेंट को कम से कम रेवेन्यू भी हो और उस रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात की चीज़ को बेचने से बेहतर होता है किराए पे उठाना, क्योंकि बेच देने से तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, वो एसेट्स हमारे पास से चला गया, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे एडिटोरियल पर चले, तो यहाँ पर बात चली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मैं अभी लंबी चौड़ी चर्चा भी करने वाला हूँ। तालिबान लेड अफगानिस्तान एंड द चाइनीज़। मेरी बात को सुनो ध्यान से, देखो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान ने कैप्चर कर लिया, इससे चाइना को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। देखो अभी तक हम इंडिया के थ्रेट के बारे में पढ़ रहे थे, बट आज ये पहला ऐसा एडिटोरियल है जिसमें हम चाइना को लेकर खुलकर बात करेंगे कि किस तरह से चाइनीज़ को इनसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। चलो इस एडिटोरियल के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए, मैं आपको पहले नोट्स दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ आएंगी। चलिए ये रहा। तो हमारा टॉपिक क्या है कि चाइना को अफगानिस्तान से क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। अफगानिस्तान में भी किससे, तालिबानी ग्रुप से। देखो तालिबानी ग्रुप क्या है, पूरा टेररिस्ट ग्रुप है। अब चाइना तो उसको पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि चाइना को पता है हमारे पास जो वेपन्स है हम इनको बेचेंगे और ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। और भी कई रीज़न है जिनकी वजह से जो चाइना है वो इनके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की यहाँ पर बात बोलेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली जो यूएस का फोर्स था, इन्होंने अफगानिस्तान में जो यूएस के फोर्स पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे, इन्होंने अपने फोर्स को वापस बुला लिया, वापस डिप्लॉय कर लिया, जिसके चलते अफगानिस्तान के अंदर क्या हो, तालिबानी का जो कब्जा है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चाइना को अफगानिस्तान से क्या फ़ायदा पहुँचता है। सबसे पहली चीज़ कि अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं कहूँगा कि लिथियम की मात्रा इनके पास इतनी है कि जो चाइना जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैटरी का, उसको भी लिथियम के लिए अफगानिस्तान पर ही डिपेंड होना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड के अंदर जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी होती है, ई रिक्शा में बैटरी होती है, जितने भी बैटरी होते हैं वो लिथियम से बनी होती है। और जो बैटरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो है चाइना। और चाइना के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है लिथियम, जो कि कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से। तो अब चाइना को पता है कि अगर उसे अपना प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करना है, वर्ल्ड वाइड अपनी मोनोपोली पावर क्रिएट करके रखनी बैटरी के अंदर, तो उसके लिए अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे, बोले तो तालिबान से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। तो लिथियम आपको पता ही चलेगा कि बैटरी में जो चीज़ें पाई जाती है वो हमारी लिथियम के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सबसे मेन रीज़न क्या है कि जो अफगानिस्तान है उसके अंदर सेवरल रिच रिसोर्सेज है। रिच रिसोर्स मतलब कुछ ऐसे जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, रेयर अर्थ क्रोनियम हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल, आयरन, लेड, जिंक, जेमस्टोन्स, टेल सल्फर, जिम्सवन, मार्बल, ये सारे जो मटेरियल हैं ये अफगानिस्तान में अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में अफगानिस्तान के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अल्टीमेटली चाइना इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, माल रॉ मटेरियल के तौर पे ये चाइना क्या अगर रेफिनेज बना के बाहर बेचता है, तो रॉ मटेरियल
कहाँ से मिलेगा, अफगानिस्तान से मिलेगा। तो इसलिए भी चाइना का जो है अफगानिस्तान से एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक आप 2 पॉइंट याद हो गए आपको कि चाइना के अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे क्यों बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि उसे बैटरी के लिए लिथियम रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, दूसरा उसको रॉ मटेरियल में रिच रिसोर्सेज चाहिए चाइना को, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो चाइना अब कर रहा है, वो चाइना क्या कर रहा है, अपनी रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यानी चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, रोड बेल्ट बना रहे हैं। रोड बेल्ट का मतलब है बेल्ट जितनी लंबी होगी उतना अच्छा होगा। इन्होंने चाइना ने क्या किया हुआ है, अलग अलग कंट्री से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए अपने ट्रांसपोर्ट को जोड़ने की कोशिश की है, जिससे ट्रेड करना आसान हो है। सोच के देखो, यहाँ से अगर यूएसए के लिए अगर एक सीधी रोड हो, एक ऐसा हाईवे हो जो यूएसए ही जाके उतरे, तो क्या मेरा व्यापार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो चाइना इस टाइम यही कोशिश कर रहा है, कोशिश क्या कर रहा है मतलब कर ही रहा है, वो दिख भी रहा है कि चाइना वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसका जो व्यापार है वो आसानी से यहाँ पर किया जा सके, और वो भी किसके थ्रू, रोड के थ्रू किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीधा काबुल होते हुए जो है चाइना में एक रोड जाएगी। इस तरह से इन्होंने कई सारे रोड्स बनाई, जिसके चलते ये क्या करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें। देखो मैं आपको रोड की कनेक्टिविटी भी दिखा देता हूँ, आपको उससे भी समझ आ जाएगा। रोड की कनेक्टिविटी, एक मिनट दोस्तों, रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बीच में ये देखो भारत देश है, और ये देखो ऊपर चाइना है। चाइना किस तरह से अपने रोड के प्रोजेक्ट अलग अलग कंट्री के अंदर कर रहा है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन लेवल को या अपने व्यापार को आसानी से बढ़ा पाए। एक और फोटो से आप देखो, ये देखो चाइना ने इतनी इतनी जगहों पर अपनी रोड की कनेक्टिविटी बनाई हुई है, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ देखो, जो बीजिंग है, ठीक है, जियान जो शहर है, वहाँ से लेकर ये आप देख लो कि पता नहीं कहाँ कहाँ पे, काबुल में कहीं कहीं पर इतनी सारी रोडों की कनेक्टिविटी बनाई हुई है चाइना ने। ये सब क्यों बनाएगी, ये रोड की कनेक्टिविटी क्यों बनाई जा रही है, ताकि चाइना अपने व्यापार को बढ़ा सके। यानी चाइना भाई साहब बहुत आगे तक की चीज़ें सोच कर चलता है, इसीलिए तो वो चाइना है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, तो आप समझ गए हो कि किस तरह से जो है चाइना जो है, तालिबान जो है, या कह लो चाइना जो है, वो अफ़गानिस्तान के साथ क्यों खड़ा होगा, क्योंकि उसे पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर खड़ा नहीं होगा तो उसे लिथियम नहीं मिलेगी, उसे वो रिच रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो रोड की कनेक्टिविटी बीच से होकर जाएगी वो यहाँ पर नहीं मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जो तालिबान है या अफ़गानिस्तान है, वो जियो पॉलिटिकल के हिसाब से चाइना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब बनकर यहाँ पर तैयार होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी। तो ये पूरा एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है, इसमें यही बताया गया कि किस तरह से चाइना जो है वो जो है अफ़गानिस्तान को के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, कई सारे व्यापार जो है वो अफ़गानिस्तान रूट से ही वहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये हो गया एडिटोरियल। इसके बाद है यहाँ पर आगे, स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म एंड लाई इन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ये क्या है, देखो क्या होता है, जो हमारे भारत का संविधान है आप जानते हैं, उसमें आर्टिकल 246 में लिस्ट दे रखी है, ठीक है। उसके शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, आप जानते हो, वो आपकी यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और कॉन्करेंट लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में बोला गया कि इन 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 चीज़ों से रिलेटेड जो रूबी लॉज बनाएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और स्टेट लिस्ट में लिखा है कि ये पर्टिकुलर आइटम है, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी। कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाएंगे। देखो जो हमारा स्टेट जो एग्रीकल्चर लॉ है, ये बोलता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होने लगी है कि आजकल सेंट्रल अपनी मोनोपोली चलाने लगी, मोनोपोली ये कह लो एक डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाने लगी है। वो बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे, बिना स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के वो कोई भी लॉ जो है वो पास कर देती है, कोई भी लॉ पास कर देती है। खासतौर पर एग्रीकल्चर लॉ में स्टेट का कोई रोल ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब हमारे भारत के संविधान में लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट में ये पर्टिकुलर मैटर दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ मिलकर काम करते हो, हमसे क्यों नहीं पूछते हो, हमसे क्यों नहीं डिस्कशन और डिबेट करते हो कि इस फार्म लॉ में क्या चीज़ें खराब है, क्या चीज़ें सही है, उस पर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अमेंडमेंट करने चाहिए, तब ये बिल को हम एक्ट में कन्वर्ट करें। आप बिना हमसे पूछे कोई भी एक्ट जो है वो पास कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं भारत के संविधान में लिखी हुई चीज़ों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि जो फेडरलिज्म सिस्टम है आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, कि जो हमारा भारत का संविधान इतना अच्छा बना हुआ है, इतनी मुश्किल से 2 साल 11 महीने 9 दिन लगा के हमने वो पूरा संविधान बनाया, और आप उसकी इस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो उसी पर बेस्ड है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आप देख पा रहे हैं कि अभी आप जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है
ये जो कंसेप्ट है सोशल मीडिया में, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आपको जाना है तो आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ता है। अभी जो जर्नलिज्म का कंसेप्ट है ये बहुत पहले अंग्रेज लोग हमारे भारत में लेकर आए थे और अब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर बच्चा क्लास 12 के बाद BGMCA यानी जर्नलिज्म के अंदर जाना चाहता है। उससे लगता है जर्नलिज्म के अंदर एक उसे अच्छा खासा जो है वो स्कोप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। हम अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ की जो चीज़ें हैं वो अपने इंडिया में कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कोई ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जो है गहन डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी कुछ खास नहीं है। अब राइट साइड में देखो डेंगू के बारे में बोला गया, डेंगू कॉज डेथ इन फिरोजाबाद। देखो आप कहोगे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, डेंगू से क्या लोग मरते नहीं है? हाँ बिल्कुल मरते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पूछा है कि डेंगू से कितने लोग मरे? द आंसर इज नो। डेंगू जो फैलता है वो किस मॉस्किटो से फैलता है और इसका क्या रोकथाम है, चलो इस पर हम बात करते हैं। मैंने इसके लिए भी यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। चलो यहाँ पर देखना डेंगू को लेकर, डेंगू 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 डेंगू, एक मिनट दोस्तों, डेंगू वाला नोट्स कहाँ चला गया? आई थिंक इसका मैंने अभी बनाया नहीं है, रह गया वो। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ अभी रह गई है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये था कि जो डेंगू फैलता है वो कौन सा फीमेल मॉस्क्यूटो है, उसका नाम आप मुझे गोल करके बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर डेटाबेस क्रिएटेड विद रिकॉर्ड 5.5 करोड़ फार्मर्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना डेटाबेस को मेंटेन कर रही है और ख़ास तौर पे फार्मर्स को लेकर, जिनसे कि उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स को जो है वो बना पाए। आपने देखा होगा जब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तो कई सारे फार्मर्स को लेकर स्कीम्स बनाई जाती हैं जिनसे फार्मर को आगे फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचे। तो फ़ायदा तभी पहुँचेगा जब फार्मर का जो पूरा डेटा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लगभग 5.5 करोड़ लोगों का यानी फार्मर्स का जो डेटा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो है इनके लिए क्या बनाएगी, बेहतर स्कीम्स बनाती हुई चलेगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर है बॉम्बे हाई कोर्ट एक्यूज्ड मैन इन पॉस्को केस। अब यहाँ पर पता है क्या है, बात यह है कि एक पर्सन था, उसके ऊपर केस लगाया था, उसने 12 साल की लड़की के साथ रेप किया हुआ है और काफ़ी सालों तक ये केस चलता रहा। बाद में पता चला कि वो आदमी जो है वो बिल्कुल निर्दोष था। रीज़न कि उस 12 साल की लड़की को उसके माँ बाप ने जो है वो बहुत कुछ सिखा पढ़ा के भेजा था। अच्छा ये देखो, माना ये लोकल लेवल की न्यूज़ है, लेकिन हमारे एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव ये क्यों रखता है जानते हो? क्योंकि आपको पोस्को के बारे में पढ़ना है। ये पोस्को क्या होता है, चलो मैंने पोस्को के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखो पोस्को के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो ये लोकल लेवल न्यूज़ है, लोकल लेवल न्यूज़ नहीं है, ध्यान से सुनो। पोस्को की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये क्या है, 2012 में एक एक्ट निकाला गया था और ये हमारे जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्ट बनाया गया था खासतौर पर जो चिल्ड्रंस के साथ एब्यूज़ होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया था कि अगर कोई नाबालिग मतलब 18 साल से कम का कोई बच्चा है, उसके साथ अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए आपको जो है कई सारी केस प्रोसीडिंग के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर मान लो किसी बच्चे के साथ कोई हरासमेंट हुई, ठीक है, या किसी टाइप की कोई पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं और ये खास तौर पे 18 साल से कम के बच्चों के लिए यहाँ पर की गई है। 18 साल से ऊपर वाले यहाँ पर कवर अप नहीं किए जाते। ठीक है, तो अब इस केस में, अब ये केस क्या था हमें ये मैटर नहीं करता, मेन मैटर ये करता है कि अगर बच्चों के साथ कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें होती हैं तो वो कौन से एक्ट में कवर होती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कुछ हमारे जेल के प्रावधान भी हैं कि इस चीज़ में कितनी जेल होगी, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर 12 साल से कम की लड़की के साथ कोई रेप केस होता है तो इसमें 20 साल की जेल है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है। इवन इसमें डेथ केस भी हो सकता है अगर सीवियर केस बन जाता है तो। गैंग रेप अगर 12 साल से कम के लिए की जाता है तो इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है और डेथ है। और 16 साल से कम के लिए किया था। ये सारे आपको खैर याद नहीं करना, ये तो जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था कि हाँ इस लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस टाइप के पीनल प्रोविजंस इसमें बनाए गए। याद रखना ये आईपीसी की धारा के अंदर कवर होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पोस्को का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम।
इसमें ये वाला जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स सबमिट क्या होती है, एससीओ सबमिट क्या होती है और क्वाड सबमिट क्या होती है। देखो अभी ये है कि जब से कोविड-19 चल रहा है तब से बहुत सारी मीटिंग्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं वो होने के लिए थी। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बोलता है कि अगर कंट्रीज़ को आगे बढ़ना है तो इनको अपना एक अलाइनमेंट, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक कार्टेल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रियाँ मिलकर व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगी, उसमें इनिशिएट करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, हमने कई सारे एग्रीमेंट किए जिसमें से एक आपका ब्रिक्स एग्रीमेंट है, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। क्वाड एग्रीमेंट है और एससीओ एग्रीमेंट। मैं आज आपको पहले तीनों के बारे में बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि न्यूज़ क्या बोलती है। खैर चलो बता देता हूँ कि न्यूज़ पहली बात ये बोल रही है कि सितंबर के महीने में इनकी एक मीटिंग होने वाली है इन सभी ग्रुप की। और ये जो मीटिंग है ये वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। वर्चुअल मतलब ये ऑनलाइन मीटिंग होगी, लेकिन फेस टू फेस नहीं होगी। बट कहा ये जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद में जो मोदी हैं ये जो बाइडन से मिलने के लिए फेस टू फेस वहाँ पर जाएंगे, ताकि हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड मीटिंग क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए बाकायदा नोट्स वगैरह बना रखे हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स वगैरह। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स क्या है। दोस्तों ब्रिक्स की अगर आप फुल फॉर्म की बात करोगे, पहले ये बता रहा हूँ कि जो ब्रिक्स है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, ये कह लो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, इनकी जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के जो पहला अल्फ़ाबेट है उसी नाम से कंट्रीज है, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। दोस्तों मैं बता दूं, पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, यानी साउथ अफ्रीका नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ लिया। तो क्या है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों कंट्री मिलकर क्या करती हैं, अपनी इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसमें मीटिंग्स करती हैं कि किस तरह से हम आपस में अपने ट्रेड रिलेशन को डेवलप कर पाएँ, किस तरह से रिसोर्सेज का आदान प्रदान किया जाए जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसकी जो सबमिट होती है वो एनुअली की जाती है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल 5 नेशंस के जो लीडर हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो व्यापार है वो किस तरह से किया जाएगा। और खास बात इसमें यह है कि जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट होती रहती है। ऐसा नहीं कि अगर एक को चेयरमैनशिप मिली तो वो 10 साल 5 साल तक उसी को मिलेगी, हर साल चेयरमैनशिप बदलती रहती है। अभी जो ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, तो इंडिया उस तरह को उसको डील कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हर टाइम मीटिंग होती रहती है। इसका मेन फीचर क्या है, फीचर ये है कि देखो ब्रिक्स जो 5 कंट्रीज़ हैं जब ये मिली तो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इन्होंने कवर कर ली और वर्ल्ड का जो 30% जीडीपी है वो इन्होंने कवर कर लिया। तो ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर बनाया गया है। और ब्रिक्स की जो पहली सबमिट है, यानी पहली सबमिट का मतलब होता है पहली मीटिंग जो है वो रशिया में हुई थी सन 2009 के अंदर। और इसके बाद जो साउथ अफ्रीका है इसने इन्वाइट किया था, ये ब्रिक्स के अंदर शामिल हुआ था सन 2010 के अंदर, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, किस तरह से म्यूचुअली एक दूसरे के बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, इसके जो मेंबर लोग होते हैं उनकी किस तरह से ग्रोथ की जाएगी, किस तरह से वहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव किया जाएगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ब्रिक्स का मतलब समझ आ गया हो, ठीक है। इसका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एससीओ, जिसे सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज़ को जोड़ के वहाँ के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है। आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर रशिया हो गया, मंगोलिया होगा, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे इसमें क्या है, मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, इसको सन 2001 के अंदर बनाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो चाइना में है और चाइना की राजधानी जो बीजिंग है वहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो खोला गया और सन 2001 के अंदर इसको बनाया गया। और बेसिकली इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न था कि जितने भी हमारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके व्यापार को बढ़ाया जाए। और ये वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन को कवर अप करते हुए चलती है। और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से, मैंने भी आपको बताया था, इंडिया होगा, कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं जैसे अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस। ये इसके क्या है, ये मेंबर कंट्री नहीं, ये ऑब्जर्वर कंट्री है। अब आप कहोगे सर मेंबर और ऑब्जर्वर में क्या फ़र्क होता है। मेंबर तो आपको समझ आई होगा, ऑब्जर्वर का मतलब होता है ये मेंबर नहीं है बट ये हर मीटिंग में जाके ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी यहाँ डिसीजन लिया रहा है उसका उनकी इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन खोलने के पीछे मेन मकसद क्या था, मेन मकसद यही था कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनके पीछे क्या क्या रीज़न है उन सबको क्या किया जाए, फोकस किया जाए, ठीक है। तो ये था आपका, अभी मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, आपको ब्रिक्स बता दिया और आपको मैंने एससीओ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा क्वाड।
क्वाड समिट, अब आप ये देखो क्वाड जो है ये 4 कंट्री, क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा ना मैथ्स में होता है, तो क्वाड मतलब 4 इसमें मेन चीज़ें होती हैं, तो इसमें 4 कंट्रियों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसी के लिए इसको क्वाड बोलते हैं। और ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बायलैटरल ग्रुप एग्रीमेंट है जिसके अंदर 4 नेशन जो है वो उसमें जुड़े हुए हैं, और खास बात ये है कि इंडिया उसका एक पार्ट है, मतलब मेन मेंबर है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, रिपीट करता हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान ने इस्टेब्लिश किया था सन 2007 के अंदर। और ये बेसिकली क्यों बनाया गया था, हम चाहते थे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें चाइना अपना कंट्रोल करना चाहता है, उसके कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए ये रीजन बनाया गया था। दोस्तों आप जानते हैं चाइना जो है वो हर जगह कब्जा करने की कोशिश करता है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो सी हो। तो जो सी वाला इलाका है जिसमें जैसे हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, वो कहता है कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है ये इंडिया का नहीं, ये हमारा है, मतलब चाइना का है। तो जो ये हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो इस कब्जा को ना कर पाए इसलिए हमने ये एग्रीमेंट किया था 4 कंट्री के साथ, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान थे। और ये क्या करते हैं, ये रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हम इन चीज़ों को जो है वो दूर कर पाएँ, और चाइना के इस अनवांटेड जो कब्जे हैं इनको किस तरह से हम रिमूव कर पाएँ। तो आपको समझ आएगा क्वाड समिट क्या होता है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं, अब यहाँ पर आपको मैंने अब बताया था न्यूज़ क्या बोल रहा था, न्यूज़ ये बोल रहा था कि जिस तरह से अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, तो यहाँ पर इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से हम अपने जो ट्रेड रिलेशन है उनको डेवलप करें, क्योंकि अब जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपको समझ आएगा ब्रिक्स क्या होता है, एससीओ क्या होता है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और क्वाड क्या होती है। अब आपको ना इसके मेंबर याद करना है, ब्रिक्स में कितने मेंबर थे, एससीओ में कितने मेंबर थे, क्वाड में कितने मेंबर। मैं बता दूं तीनों के अंदर इंडिया मेंबर है, तीनों के अंदर इंडिया जो है वो मेन मेंबर के तौर में यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, बस आपको कंट्रीज याद करनी है और ये कब बनाए गए ये याद करना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें तो मैंने आपको बताया था ना कि अभी केरल के अंदर निम्फा वायरस पाया गया है। तो निम्फा वायरस जो है ये इसके लेकर वैक्सीनेशन अभी प्रोग्राम चल नहीं रहा, बल्कि वैक्सीन बनाई जा रही है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वैक्सीन जो है यहाँ पर बन जाए। और एक छोटी सी न्यूज़ है आपके उसके पेपर के GS2 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मांडा बफेलो नाम की एक यूनिक ब्रीड पाई गई है। ठीक है, जिसको आपके नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने रिकॉग्नाइज़ किया है और कहा ये नई टाइप की ब्रीड है जो आज से पहले कभी देखी नहीं गई है। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तालिबान को लेकर जो इनके फॉर्मर स्पोकर है उन्होंने बोला है कि अब जैसे कि देखो पता है क्या है कि तालिबान के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप ये चाहता है कि हमें ज़्यादा पावर मिले, हमें ज़्यादा पावर मिले। इस वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सेटअप नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इनके स्पोक पर्सन ने ये बोला है, वैसे तो ये बोला गया था कि 31 अगस्त तक ही अपनी जो है पूरी की पूरी मीटिंग जो है वो डिसाइड करके बता दें कि गवर्नमेंट पैनल किस तरह से होगा, लेकिन अभी तक इन्होंने इस चीज़ को खुलासा नहीं किया है, क्योंकि इनके आपस में मतभेद इतने ज़्यादा हो गए हैं। हर ग्रुप चाहता है मुझे पावर ज़्यादा मिले। तो इनके स्पोक पर्सन ने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक पीस इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे और ये साबित कर देंगे कि हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते। चलो अच्छी बात है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। इसका यहाँ पर आ रहा है कि जो श्रीलंका है उसके यहाँ पर फूड इमरजेंसी बहुत ज़्यादा लग गई है। अब आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, जब हम न्यूज़ पढ़ते थे तो बताया था श्रीलंका ने चाइना से इतना ज़्यादा लोन ले रखा है कि उस लोन को चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से इनको अपने एक पोर्ट जो है वो चाइना को बेचना पड़ा। इन्होंने अलग अलग कंट्री से इतना ज़्यादा लोन ले रखा है कि आज की डेट में इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी डबल से भी ज़्यादा इनका क्या हो चुका है, लोन हो चुका है। तो ऐसे में इनके यहाँ के लोगों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन होगी जैसे हमारे भारत की 1990 में सिचुएशन हुई थी, लेकिन तब तो हमें लोन मिल गया था क्योंकि हम ज़्यादा लोन ट्रैप में नहीं फंसे थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो कोई भी कंट्री इनको लोन देने से बहुत कतराएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो अब इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना हमेशा क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसा के उसकी चीज़ों का यूज़ करना शुरू करता है। तो श्रीलंका में अभी बहुत ज़्यादा फूड इमरजेंसी यहाँ पर चलिए आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर किस तरह से लोग लाइन में लगे पड़े दुकानों में, दुकानें ही नहीं खुल रही है वहाँ पे, मतलब फूड की क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने बिजनेस सेक्शन की ओर। बिजनेस सेक्शन में अगर हम बात करें तो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में बात ये चल रही है कि जो ये ब्रिक्स बनाने वाली कंपनीज़ है ना, तो ब्रिक्स बनाने वाली कंपनीज़ का कहना ये है कि आप हमसे जो जीएसटी लेते हो वो फिक्स रेट से लेते हो।